आज मार्केट में कोई विशेष अच्छा रहा नहीं जो याद किया जाए, सब कुछ रेड था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हुआ होगा। तो आज के डे को बेटर करने के लिए हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, आपको मज़ा आएगा। ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये ग्रेट स्टोरी ट्रॉय की स्टोरी थी जिसमें उनकी कैरेक्टर हो ओडिसियस कैरेक्टर होती है, जिसकी रचना ग्रीक के ग्रेट पोएट होमर ने की थी। उसकी स्टोरी का एक छोटा-सा एक पार्ट है। इसमें ओडिसियस को अपनी कंट्री इथाका आना था ट्रॉय की वॉर खत्म करने के बाद अपने बेटे और वाइफ से मिलने के लिए। तो रास्ते में उनको जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसमें से एक को हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और इसका कुछ रिलेवेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। होता यह है कि रास्ते में उनको एक क्रिएचर्स होती साइरेंस, वो बहुत ही मधुर संगीत में गाती थी, म्यूजिक प्ले करती थी और उनको एक कर्स था कि जो भी ये सेलर्स आते थे उनको इसी तरीके से मतलब अपने उसमें अट्रैक्ट करने के बाद वो शिप जनरली कोलाइड कर जाती थी टू विद द रॉक्स और वहाँ पे जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस थे और ये उनको खा जाते थे। तो ये जो ओडिसियस था, ही वाज वेरी ब्रिलियंट। तो उसने एक वे आउट निकाला। उसको दोनों चीजें करनी थी, उसको ये रास्ता पार भी करना था विदाउट गेटिंग कैप्चर्ड विद द साइरेंस, और दूसरी चीज उनको उनका संगीत भी सुनना था, क्योंकि उनको मतलब ऐसी कैसे गीत होते हैं कि ये दुनिया अपने आप को भूल के मरने के लिए उतारू हो जाता है। तो एक वे आउट क्या निकालता है, जो बी वैक्स होता है अपने सारे सेलर्स के कान में, दोनों कानों में बंद कर देता है ताकि वो कुछ भी सुनाई ना दे। साथ में इंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे जो ये शिप की मास्ट होती है, पोल होती है, उसे इस तरीके से बांध दो कि मैं किसी भी तरीके से खुल ना पाऊं। दूसरी चीज, मैं कुछ भी ऑर्डर दूं आपको ये पूरा रास्ता क्रॉस होने तक नहीं खोलना है। होता भी यही है, मीनवाइल रास्ते में ये क्रिएचर्स आते हैं, साइरेंस आती हैं, बहुत ही मधुर संगीत में ये सुनता है। ओडिसियस अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, चिल्लाता है अपने सेलर्स को कि मुझे खोल दो, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे इनके साथ जाना है। बट अल्टीमेटली वो सुन नहीं पाते क्योंकि और उनके कानों में बीवैक्स पड़ी होती है। इस तरीके से वो अपना ये जो क्रिएचर्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं कर पाते। उनको ये भी कर्ज रहता है कि अगर आपके इन गीत से किसी को आपने ये नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो आप सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो इस तरीके से ओडिसियस से रास्ता पार करता है। मार्केट में ये समय यही है, हमको ओडिसियस बन के अपने आप को पोल और मास से बंधे रहना है। तो इसके कुछ तरीके हैं। आपने बी वैक्स डालने जैसी चीजें, जैसे हम लगातार न्यूज चैनल से बचें या सोशल मीडिया में जो टिप है उनसे बचें। थर्ड थिंग, रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को हर एक घंटे में वॉच ना करें, इससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अपने आप को पोल मास से हम कैसे टाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने जो सेट है, अपने सेटअप प्लान स्ट्रेटजीज हैं, जो प्लान्स हैं, उस पे हम टाइड रहें। मतलब जो आपकी एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और तीसरा और कुछ नहीं है, आप ये एक बेसिकली एक नॉइस है। जिस तरीके से ओडिशा ने ये सफर तय किया उसी तरीके से ये नॉइस को कवर करते हुए जो जियोपॉलिटिकल ईरान यूएस और रुपी देन फ्यूल क्रूड ये सब की इशू एक टाइम के बाद सब सेटल हो जाएंगे। तो अपने स्ट्रेटजीज के बेस पे ट्रेड करते रहिए। सेकंड, मुझे एक स्टॉक डिस्कस करना था आपके साथ। अ, तो हम एक मिनट, मैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कुछ आपको बातें बताना चाह रहा था। आपको पता होगा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली इंडिया में एक मेजर पोर्शन प्री कोविड जो गोल्ड की परचेसिंग या ज्वेलरी की परचेसिंग लोग अपने आसपास के दुकानों में, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, वहां से करते थे। बट एक सब्सिक्वेंट जंप आया, इसको अभी डेटा से देखते हैं। देखिए, मैंने रखा हुआ था ये, हाँ। ये देखिए 2019 में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थी जिसका लीडर आपका टाइटन है और ये हमारा दूसरा नंबर का प्लेयर है कल्याण ज्वेलर्स। तो ये ग्रोथ है राइट फ्रॉम 22% से आज की डेट में ये 40% है, और एक अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में भी दिखता है। तो इस तरीके से हम एआई का यूज अपने छोटे छोटे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। हमको किसी और से पूछने के बजाय अपने रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हम आते हैं कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। तो मैंने जैसा कहा कि टाइटन के बाद ये दूसरा ऑर्गेनाइज प्लेयर है जिसने ट्रिमेंडस ग्रोथ दी है। हम बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको मैं केवल ब्रीफ में बताऊंगा। तो अभी बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस करी कि गोल्ड का परचेस आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए अगर हो सके। तो इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म कहा जाता है इसको। तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल चीज।
2013 में इंडिया का सीएडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, सेम बहुत ही क्राइसिस लेवल पे था, बहुत ही गैप बढ़ गया था। तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अनाउंस करी या रिक्वेस्ट करी कि आप गोल्ड के परचेसेस टाल दीजिए, जस्ट लाइक अभी मोदी जी ने जैसा किया है। तो आप सरप्राइजिंगली आप सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड दैट कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी भी सिल्वर और गोल्ड पे 10% किया और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। बावजूद इसके जेम्स एंड ज्वेलरी की डिमांड 8 से 10% की ग्रोथ हुई थी, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है लोगों को यही लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस शायद और राइज होंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। सेकेंड थिंग, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल, शादी और बाकी सारे फंक्शन गोल्ड के बिना हो नहीं पाते। तो मेयर एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बोलने से लोग बाइंग बंद कर देंगे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 2013 का इंसिडेंट से ये मेरी कंफर्म होता है कि ह्यूमन जो बिहेवियर होती है वो चेंज नहीं होता, आप भी जानते हैं। तो ये कंपनी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, लगभग 30 साल का सफर ये पूरा करने वाला है, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। और इसकी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसकी स्टोर्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार है। इनके ब्रांड एम्बेसडर देखिए नेशनल टीवी और रीजनल टीवी के लिए, तो अमित जी को आपने तो देखा ही होगा कल्याण ज्वेलर्स के ऐड करते हुए। शॉर्टली हम ब्रीफली एक फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो इसमें कंपनी का जो हमको बेसिक चीज़ें जो देखनी होती है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेलेंट है 20%, आरओई 24% बहुत ही अच्छा है। स्टॉक पी 27 है, इसमें मैं 2 मिनट लूंगा आपका। पी आप यो बिली में 2025 में ये 70 से 80 थी, तो ऐसा क्या हो गया कि ये 27 हो गई। तो आप शायद अगर मुझे 2 मिनट दे, वीडियो अगर लंबा हो जाए तो मैं आपको पी का फॉर्मूला बताता हूँ, पी होता क्या है। तो पी होता है पीई इज इक्वल टू सी एम पी डिवाइडेड बाई ईपीएस, दैट मीन्स करेंट मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर। ये पी का फॉर्मूला होता है। इसको हम दूसरे तरीके से एक काम करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी टाइप पे नहीं है। तो ये बन जाती है करेंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मार्केट कैप, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। कहने का मतलब एक शेयर का प्राइस कितना है उसको सारे शेयर से मल्टीप्लाई कर दे तो मार्केट कैप है। और ईपीएस एक शेयर से अर्निंग है और नंबर ऑफ शेयर सारे शेयर हो गए, तो ये बन जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये दो फॉर्मूला है। आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देता हूँ पी क्या है, इसका रीजन है मैं क्यों बता रहा हूँ मैं। तो पी मैंने कहा 2000 अभी 25 में 70 से 80 थी, तो ये घट के 27 या 28 कैसे हो गई। दो तरीके हैं, मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो मार्केट कैप कमा है क्योंकि स्टॉक के प्राइस ऊपर से नीचे आए हैं, तो न्यूमरेटर कम हुआ है। नेट प्रॉफिट आपको मैं दिखाऊंगा अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए ये पी कम हुआ है। कहने का मतलब इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हुआ है। देखिए कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ी नहीं, लेकिन कंपनी की नेट प्रॉफिट टाइम टू टाइम बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ये थ्योरी वाला पार्ट बता दिया। क्विकली हम स्क्रीनर पे चलते हैं और ये जो मैं आपको चीजें बता रहा था उसको वैलिडेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टरली, अभी ये 70 करोड़ की 2023 मार्च में इन्होंने पोस्ट किया था, ये इंक्रीज होते होते अभी 410 इन्होंने पोस्ट किया, दैट इज अमंग ऑल टाइम हाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो एनुअल बेसिस पे इफ यू गो, देन net profit is all time high, operating profit is all time high. Then come here, sales growth is again, sales growth is approx 43%, again all time high. तो मैं यही बोलूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज और बताना था, डेट इक्विटी रेशियो हम देखते हैं, आपको मैं फ्रंट पेज पे लेके चलता हूँ। तो डेट इक्विटी रेशियो इज 0.97, कहने का मतलब 100 रुपए पे, 100 रुपए के बिजनेस पे 97 रुपीज की इनके डेट दिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात नहीं अगर किसी कंपनी में 97% का डेट हो। बट इफ वी अगर इसको डिप डाउन करें या डिप डाउन करें या हम इसको और एनालिसिस करें तो बैलेंस शीट में चलते हैं, ये लाइबिलिटीज है क्या। तो ये लाइबिलिटी है, देखिए टर्म लोन इन्होंने 179 करोड़ राइट इन 2018 से कम करते करते इन्होंने जीरो कर लिया है। तो बेसिकली अभी दो ही लाइबिलिटीज हैं इनके पास, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, डे टू डे अपने फंक्शंस के लिए यूज होती है, एंड सेकेंड इज लीज लाइबिलिटी। अब ये लीज लाइबिलिटी क्या होती है, क्या इसको एक्चुअल में हमको लाइबिलिटी बोलना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कल्याण कल्याण ज्वेलर्स एक शोरूम ओपन करती है, आपने देखा होगा कितने बड़े एरिया में और इसकी इंफ्रा कितनी जबरदस्त होती है।
तो इनका एक सब्सटेंशियल रेंट पे करना होता है लीज के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 इंडिया की जो आई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रूल चेंज किया कि अगर आप कोई जगह लीज पे लेते हैं, कोई एसेट लीज पे लेते हैं, तो उसके जो रेंटल्स पे करने हैं, लेट से हम इसको ब्रेक करते हैं इजी टर्म्स में। अगर इस कल्याण ज्वेलर्स ने एक शोरूम लिया 5 लाख पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने उनको पेमेंट करने हैं 60 लाख, और 10 ईयर्स तक उसको पेमेंट करना है 6 करोड़। तो ये 6 करोड़ को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 इनको लाइबिलिटी के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो ये 97% का इनको डेट इक्विटी रेशियो दिख रहा है, एक्चुअल में ये इतना नहीं है, बस बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ये इतना दिख रही है। तो बैलेंस शीट क्लीन है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसमें इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली काफ़ी सारी बल्क बाइंग की है। तो मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा कि जब बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं और एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम टेक्निकल पार्ट देख लें। तो टेक्निकल पार्ट शॉर्ट में देखते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक शायद मैं, यस, कई एक काम करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स अभी सर्च कर लेते हैं। मैंने सर्च किया था, ओके। ये कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट आ गया। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक हमारी स्ट्रेटजी होती है V20, जिसमें 20% की ग्रोथ अगर विदाउट रेड कैंडल बनी हो तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ये जो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये इस लेवल से लेकर इस लेवल तक कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है। ये इसको हम जो V20 का मूवमेंट बोलते हैं। अब आज के प्राइस पे चलते हैं हम, तो हमको ये 361 और हमारा प्राइस है 332। तो 332 की एंट्री बनती है और ये 410 की एग्जिट बनती है। तो आपको इसमें 23% का गेन एक दिखता है। मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, हाँ कोई नहीं बाय। सेकेंड थिंग, जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी के सब कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई है, तो स्टॉक डेफिनेटली विल ट्रैवल टू ऑल टाइम हाई। टाइम का मैं नहीं बोल सकता हाउ मच टाइम इट विल टेक, वेदर इट विल टेक 1 ईयर और वेदर इट विल टेक 3 ईयर, but 100% growth possibility is there in the stock. तो this was about the कल्याण ज्वेलर्स, और बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की ताकि आज के दिन को थोड़ा सा भुला सके। वीडियो शायद लंबा हो गया, बट हमने कोशिश की कि चीज़ें कवर करने की। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेंगे। मुझे ये आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना था। वन मोर थिंग, RSI का लेवल ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप इस वीडियो को केवल एक एजुकेशनल पर्पस के फॉर्म